नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। और आज आम जनमानस के बीच में यानी एक वर्ष के अंदर ही ये साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। पहले आप ट्विटर पे रोज सुबह ट्विटर पे एक ट्वीट डालना बंद कर दो एक्स के ऊपर, और दूसरा आप जनता को समझने का प्रयास करो। अभी भी वो बाबा आदम पे इसमें जी रहे हैं और सोचते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना एक दिन जरूर सच्चा होगा। कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल आज पूरी तरीके से हताश है कि तमाम जितने भी निराधार आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, ये उनके हताशा को साफ जाहिर करता है। और जिस तरीके से दो देश के हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पे हमला करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत दुखद भी है और चिंताजनक भी है। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखिए, उनको भय तो है, क्योंकि सदन में जब आवाज़ उठाने के बाद पार्टी से निष्कासित हुई हैं तो थोड़ा उनको भय तो है समझ, लेकिन एक तरह का आदरणीय योगी सरकार है तो सभी की सुरक्षा, सभी की गारंटी, ये सब पूरी है। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से बहस का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। इस बार उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि कुछ लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया तो काफी सारे लोगों ने इसे लेकर तीखा ऐतराज जता दिया। अपनी कथा के दौरान एक सवाल को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप की तुलना कुत्तों से कर दी। इससे पहले भी लड़कियों की उम्र और देवी देवताओं पर अपने अटपटे तर्कों की वजह से वो चर्चा में रहे, और अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि अनिरुद्धाचार्य की अटपटी बात छिड़ गया विवाद। आजादी का अधिकार वर्सेस संस्कृति वाला पाठ, और बाबा की बात बेबाक या फिर विवादित राग, इसी पर आज की महाबहस हम करने जा रहे हैं। और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, शमीना शफीक जी हैं, पूर्व एनसीडब्ल्यू सदस्य, रिदमशील श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील, चेतना सरस्वती जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य की अटपटी बात, छिड़ गया विवाद। बार बार अनिरुद्धाचार्य की ओर से ऐसा बयान सामने आता है जिसके केंद्र बिंदु में महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कह दिया है कि कुत्ते बिल्लियों रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, इसका विरोध हो रहा है, उनकी भाषा का विरोध हो रहा है। आजादी का अधिकार वर्सेस संस्कृति वाला पाठ, अब इसके बीच में ये बहस फंसी हुई है। बाबा की बात बेबाक है या फिर विवादित राग है, इसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां समाज के बीच से सामने आ रही हैं। लेकिन जो बात हर किसी को नागवार गुजर रही है या सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है वो है कि क्या एक कथावाचक की ऐसी भाषा होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं प्रियंका राणा जी, सोशल एक्टिविस्ट, आपसे। पूर्व में लड़कियों की शादी की उम्र बता चुके हैं, कह चुके हैं कि भाई बचपन में शादियां पहले हो जाती थी, बहुत अच्छा होता था। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार करके आती है। और अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर वो कह रहे हैं कि ये तो कुत्ते बिल्लियों का काम है, हमारे समाज में कुत्ते बिल्ली ऐसा ही करते हुए आए हैं। अब कानूनी रूप से अगर आप देखें तो इस देश में 2 बालिग लोगों के एक साथ रहने, घूमने, उठने बैठने पर कोई अपराध नहीं है। अपराध मतलब वो उसको ऑफेंस के दायरे में नहीं रखा गया है। ये एक राइट टू फ्रीडम की भी बात है, और दूसरा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी लोगों को मिला हुआ है कि कौन किसके साथ उठता है, बैठता है। मतलब आप उसको एक देश में रहने के लिहाज से उसको ऑफेंस के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया। अब सवाल दूसरा आता है कि एक कथावाचक जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं वो बार बार लड़कियों, महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं,
और जिस देश में वो रहते हैं, जब उस देश के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपराध नहीं माना, तो वो ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुत्ते बिल्ली भी लिव इन में रहते हैं? आप सबसे इसी सवाल पर एक एक टिप्पणी। शुरुआत प्रियंका राणा जी आपसे। जी, और जब हम सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो कथावाचक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने जो मर्यादा है, जब वो मर्यादा की बखान करते हैं और ये बताते हैं कि औरतों को किस तरह से मर्यादा में रहना चाहिए, तो सबसे पहले उनको खुद की मर्यादा देखनी पड़ेगी कि किस तरह की भाषा की मर्यादा में रहे। और इस तरह की टिप्पणी, और सब ये आपने कुछ टिप्पणी गिनवाई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने सौंदर्य पे टिप्पणी की है, उन्होंने श्रृंगार पे टिप्पणी की है, उन्होंने माता सीता तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो माता सीता का सुंदरता है वो गुण नहीं दोष था। तो आप अगर महिलाओं के वस्त्रों के ऊपर टिप्पणी करेंगे और ये कहेंगे कि अगर छोटे कपड़े पहन करके आप बाहर निकलोगे तो जो लोग हैं वो अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं और आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। जब आप श्रृंगार पे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि महिलाओं को श्रृंगार जो करती हैं महिलाएं, वो दूसरों को लुभाने के लिए करती हैं। और ये यहाँ पर आकर के थमते नहीं है, वो जाति के ऊपर, यहाँ तक कि शादी के ऊपर ये कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए। और महिलाएं जो है 25 साल की उम्र तक आते आते उनका जवानी जो है वो फिसल जाती है। तो आप सोचिए किस तरह की भाषा है ये, क्योंकि आज 25 साल की जो महिला है वो सशक्त होने के लिए कारगर है, वो आज आत्मनिर्भर बनना चाहती है। डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग प्रोफेशन के अंदर धरती से लेके आसमान तक परचम लहरा रही है। तो क्या वो आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रही है या चार जगह मुंह मारने के लिए कर रही है? ठीक है, चेतना सरस्वती जी, अब मुझे बताइए, ये बहस दो कोणों के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ तो सीधे तौर पर है कि भाई आप अगर नियम कानून के हिसाब से देखें तो जो दो बालिग लोग हैं वो उनकी पसंद नापसंद है कि वो अपनी पसंद नापसंद से किसको चुने, किसके साथ बैठें, किसके साथ रहें, किसके साथ खाएं पिएं, कौन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीडम राइट सबके पास है। दूसरी तरफ एक कथावाचक हैं, अब वो इसको अपनी तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि भाई ये तो कुत्ते बिल्ली करते हैं। लड़की 25 साल की हो गई तो आप सुन ही रहे हैं, किस उसको बार बार रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। अब सवाल उठ रहा है कि एक संत की ऐसी भाषा हो सकती क्या? क्या कथावाचक का क्या काम है? उनको इस तरह की टिप्पणियों करने की आखिर क्या जरूरत है, वो भी महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर? आस्था जी, एक कथावाचक या एक संत या एक सन्यासी, उसको सत्य बोलना चाहिए और सत्य हमेशा कर्णप्रिय नहीं हो सकता। बहुत बार ये कहा जाता है सत्यम प्रियम, कुछ बोलते हैं ये लोग लगातार पैरोकारी करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सत्य कड़वा होता है और सच को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती। वो जो बात कह रहे हैं आज वो समाज में दिखाई दे रहा है। आज स्पष्ट रूप से समाज में अभी प्रियंका जी कह रही थी कि अंतरिक्ष तक जा रही हैं लड़कियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी महिलाओं ने हमेशा हर उस जगह पर जाकर परचम लहराया है जहां पुरुष भी जाने से घबराते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन अगर वो बहुत कम आयु में या एक आयु आते आते अगर वो इस तरीके के वासना में के गर्त में घिर जाएंगी, क्या समाज को आस्था जी परोसना चाहते हैं? क्या वासना परोसना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे युवक चेतना जी, अच्छा होता अगर इसमें आप महिलाएं लड़कियों के साथ पुरुषों को भी जोड़ लेती। समाज में तो दोनों ही आते हैं ना, तो दोनों को समाज में दोनों ही आते हैं। अगर आप इस तरह का विचार रख रहे हैं कि भाई ये खुलापन जो है या ये जो चॉइस वाली जिंदगी या राइट टू फ्रीडम है उसकी आड़ में व्यभिचार हो रहा है, तो सवाल ये है कि क्या सब कुछ महिलाओं के ऊपर लाद देना सही है? सारी सलाह, सारे अपशब्द, सारी परिभाषा क्या महिलाओं को लेकर गढ़ी जाएंगी? पुरुष इस समाज में नहीं रहते, उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनको कोई क्यों नहीं देखता वो क्या पहन रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं? लिव इन का सारा आरोप महिलाओं पर ही क्यों? रहे तो पुरुष में साथ में है ना, उनको भी आचार विचार सिखाइए ना फिर। आस्था जी, मेरा जवाब आपको सुनना नहीं है तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं बोलिए, आप कह रही है ना कि भाई हम क्या परोसना चाहते हैं समाज में, पर मेरा सवाल है कि सिर्फ महिलाओं को लेकर टिप्पणी क्यों? अगर मेरी बात पूरी हो जाती और उसके बाद आप अपना सवाल रखती तो अच्छा होता। अगर मेरे को यहाँ चुप रहने के लिए बुलाया है तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा बस ये सवाल था कि उसमें आप पुरुषों को भी जोड़ देती। मैं आपको बता देती हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी ने भी पुरुषों को जोड़ा है, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच के साथ सिर्फ ये चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा रहता है या रहती है। उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप में कभी एक महिला अकेली नहीं रहती। एक प्रियंका जी, एक सेकेंड,
लिविंग रिलेशनशिप में कभी भी एक महिला अकेली नहीं रहती, पुरुष उसके साथ रहता है, लेकिन पुरुष की लाइबिलिटी महिला से कम होती है, क्योंकि महिला की गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और गर्भवती होकर वो जब समाज में घूमती है ना, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है, इसको देखने के लिए आप कभी न्यायालयों के चक्कर काटिए और आपको पता चल जाएगा कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियां किस तरीके से अपना शोषण कराकर न्याय के दरवाजे खटखटा रही हैं। प्रियंका राणा जी, उसके बाद शमीना शफीक जी। हमारे यहाँ जब बच्चों की बात करते हैं तो तब आपको उस बात का भी विरोध करना चाहिए जो वो बखान कर रहे थे कि 14 साल की जो लड़कियां हैं उनकी शादी करवा दी जाती थी और वो किस तरह से घर के अंदर रम जाती थी। वो रम जाती थी या उनको दबाया जाता था या कंट्रोल किया जाता था, ये आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से बाल विवाह का विरोध हुआ और किस तरह से समाज में महिलाओं को सशक्त करने की बात कही, उनको शिक्षा देने की बात हुई। प्रियंका जी ने आपकी पूरी बात सुनी, एक बार उनकी बात आ जाने दीजिए। दो और पैनलिस्ट मेरे बीच में। ना वो गर्लफ्रेंड से खुश है, ना वो लिविंग से खुश है, वो खुश की चीज से है। एक सेकंड, महिलाओं की क्या स्थिति हो जाती है, महिला किस बदतर स्थिति में चली जाती हैं, उनके साथ क्या हो जाता है। एक बात मुझे बताइए कि शादीशुदा महिलाओं के ऊपर इतना क्राइम होता है, उनके साथ इतना जुल्म होता है, उनके साथ इतने फ्रॉड होते हैं, उनको इतना छला भरमाया जाता है, उनकी बद से बद स्थिति के लिए क्यों नहीं किसी की आवाज उठती है? क्यों नहीं कोई टिप्पणी करता है या क्यों नहीं कहता है कि भाई समाज में ये भी हो रहा है, पुरुषों को ये ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। सारा धर्म का ठीकरा, सारे व्यभिचार को खत्म होने की जिम्मेदारी और सारे समाज के उत्थान की जिम्मेदारी केवल और केवल महिलाओं को ही टिप्पणी करके क्यों पूरी होती है? शमीना शफीक जी, आपने जो बात कही कि मतलब आचार्य जी ने ये बात क्यों कही, उनको क्या जरूरत पड़ गई थी, दो पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के। पहली बात तो ये है कि इस देश में कानून व्यवस्था है और कानून को बनाने के लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसने ये कानून बनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं है। दो एडल्ट्स, वयस्क लोग ये तय कर सकते हैं कि उन्हें कैसे रहना है, कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है। तो इसमें आचार्य जी को अपने विचार रखने के लिए, वो भी ऐसी सभा में जहां उनके मानने वाले, जानने वाले जो उनको मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और कई बार उसको फॉलो करते हैं, वहां पर इतनी बेहुदा बंदी तरीके से टिप्पणी करना किसी महिला के ऊपर क्या उनको शोभा देता है? वो कथावाचक है, कथावाचक का काम करे, कथा बताएं। दूसरी बात नहीं, आंदोलन सुनिए शबीना जी, मुसलमान महिलाओं के लिए भी चलाइए। सरस्वती जी, उनकी बात आने दीजिए, वो आपको पेशेंटली सुन रही थी, पेशेंस के साथ आपको सुन रही थी चेतना सरस्वती जी। मैं आपको अलग से मौका दूंगी, ठीक है? मैं अलग से आपको समय दूंगी, एक बार बात आने दीजिए सारे पैनलिस्ट की। शमीना जी बोलिए। आस्था जी, आपने कहा जरूरत क्यों, मैं बताती हूँ जरूरत क्यों है। हर तीसरे चौथे महीने कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करना महिलाओं को लेकर इसलिए जरूरी हो जा रहा है आचार्य जी के लिए, क्योंकि इसी बहाने वो टीवी पर चर्चा में बने हुए, उनका सो कॉल अपना व्यक्तिगत टीआरपी बढ़ रहा है। ऑनेस्टली बात यही है कि चाहे वो आप देखें एडवर्टीजमेंट्स हो नॉर्मल कंपनीज के, या आप देखें कोई इस किस्म के लोग जो अपने आप को फेमस करना चाहते हो दिन रात एक साथ अचानक से, या कोई अपने आप को बहुत ज्यादा लाइमलाइट में लाना चाहते हो, वो इस किस्म की टिप्पणी करते हैं। और आचार्य जी ने भी इसी किस्म की टिप्पणी करी, क्योंकि एक बार नहीं करी, अभी पीछे वक्ता ने ये बताया कि वो समय समय पर ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं। अगर उनको इतना शौक है समाज सुधारने का, तो मुझे लगता है उन्हें फिर समाज सुधारक का काम करना चाहिए, कथावाचक का काम नहीं करना चाहिए। और समाज में क्या सुधरेगा और कैसे सुधरेगा, इसके लिए भारतीय संविधान ने कुछ कानून तय किए हैं, कानून बनाए हैं। उन कानून को पालन करना हर भारतीय नागरिक का फर्ज है और उसी कानून के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप रह रहा है। मगर किसी इंसान, खासतौर से महिलाओं को लेकर कुत्ते बिल्लियों के साथ उनका कंपैरिजन करना, इस किस्म की टिप्पणी करना, यह शुभ नहीं है। ये उनके जैसे व्यक्ति को जिनको हजारों लोग फॉलो करते हैं शोभा नहीं देता। इनफैक्ट उनको महिलाओं, ठीक है। रिदमशील श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट की वकील। रिदमशील जी, समाज के अंदर अब ये जो टिप्पणी है, अब इसमें दो तरह की बातें, एक तो हम चर्चा ही कर रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात आ जाती है और दूसरा व्यभिचार कैसा समाज, ये मतलब एक सोशल ताने बाने की बात आती है कि एक सोशल पिक्चर हमारी खराब हो रही है, या एज अ सोसाइटी हम बहुत नीचे जा रहे हैं, मोरल्स डाउन हो रहे हैं, हम क्या सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए, या करेंट
मोरल्स का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ये दो बातें हैं जिनके बीच में बहस चल रही है। लेकिन एक तीसरा एंगल भी इस मामले में, उस पर भी मैं चाहूंगी आप लोग टिप्पणी करें। ये भी दलील दी जा रही है संत समाज की तरफ से भी, और समाज का एक तकबा भी ये कह रहा है कि किसी को हजम नहीं हो रहा, किसी को पच नहीं हो रहा कि कैसे एक कथावाचक या कह लीजिए कि एक धार्मिक परिपाटी से आने वाला शख्स सुपरस्टार बन गया, उसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसलिए बहुत सारे लोग जानबूझकर इनको निशाने पे लेना चाह रहे हैं, इन पर वार पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, लोग उनको सुनते हैं, मानते हैं, और मॉरली अगर आप देखें तो उस तरह की वो बात करते हैं कि भाई एक अच्छा समाज बने, एक अच्छी तस्वीर बने। रिदमशील जी। जी, मैंने सब पैनलिस्ट की अपने जो साथ में थे सबकी बात सुनी। मेरे दिमाग में जो सबसे जरूरी बात आती है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है तो आपको डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास करने का अधिकार नहीं देता है। अगर आप कुछ भी कहने के हकदार हैं तो उसमें आप गलत टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। रही बात हमारे संविधान की, आर्टिकल 21 हमारा साफ कहता है कि आपके पास पूरा राइट है टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, एंड अपने पसंद के इंसान को चुन के उसके साथ कैसा जीवन बिताना है। बहुत सारी हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। मैं कुछ लॉ पे अगर बात करूं डायरेक्टली, तो हमारे जो संविधान है उसने पूरा हक दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहां मेंटेनेंस का अधिकार भी इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को मिलता है। उन लड़कियों को कहा जाता है जो भी रिलेशनशिप में रही, सेपरेट हुई हैं विद सेम स्टेटस ऑफ लिविंग, उनको मेंटेनेंस का भी अधिकार मिलता है। वो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर भी कवर होते हैं। आजकल तो लोग लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट्स भी बनाने लगे हैं सो दैट फ्यूचर में जो कभी मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है आपका, ये जी एक कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा ये स्टैट्यूटरी प्रोहिबिटेड लॉ नहीं है, हमारा ये इलीगली नहीं माना जाता है, इसको लोग रहते हैं। और मैं कहूंगी कि इसकी वजह से जब कानून के सामने रहते हैं, साथ में इसके आगे बढ़ते हैं, कोर्ट कचहरी में रहते हैं, हमने बहुत रिड्यूस होते देखे हैं मामले। क्योंकि लोग जब अरेंज मैरिजेस में आते हैं या लव मैरिजेस में आते हैं और तुरंत शादी कर लेते हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चीजें आती हैं और सेपरेशंस होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में दो लोग जो हैं वो साथ में रह के एक दूसरे को बेटर समझ पाते हैं और आगे की लाइफस्टाइल को कैसे जीना है, उनकी वजह से उनके डाइवोर्स रेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको पूरा हक देता है, नीदर फैमिली नीदर कोई पेरेंट्स भी उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उनके दोनों रिलेशनशिप में अगर कोई बेबी होता है, कोहैबिटेट होती है रिलेशनशिप, और उसके बाद में कंज्यूमेट होने का बेबी भी हो जाता है, पूरा लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह उन बच्चों को भी अधिकार मिलता है। तो अगर हमारा संविधान अधिकार मिलता है, बिल्कुल हमारे जितने भी आप ये समझिए, अगर हमारा कानून उस चीज को राइटफुल एक वे दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई कथावाचक हो या फिर कोई और हो, उसको किसी भी तरह का हक होगा इस तरह की स्टेटमेंट पास करके। ज्यादा दूर नहीं जाते, पड़ोस के ही राज्य का आप उदाहरण ले लीजिए, उत्तराखंड। वहां पर तो बाकायदा ये कानून पास किया जा चुका है हाउस के अंदर से कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है कि आपके पेरेंट्स के नॉलेज में होना चाहिए, बाकायदा एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई आप किसके साथ रहने के लिए जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स को पता होगा। तो जब राज्यों ने इस तरह के कानून पास कर दिए तो अब आप समाज को ये देखिए कि भाई समाज में ये सब हो रहा है। अब वो दो तरह से हो जाए, या तो गुपचुप तरीके से हो जाए, जिस बात को आप कह रही थी कि फिर अचानक लड़कियों के साथ समस्या आती है, वो गर्भवती हो जाती हैं, उनको कोई छोड़कर चला जाता है, फिर वो जगह जगह धक्के खाती फिरती हैं। और दूसरा, जब बाकायदा उसके लिए एक पूरा लीगल प्रोसेस डिसाइड कर दिया गया कि आप डिक्लेयर करिए, वो शख्स भागेगा कैसे, वो जिम्मेदारी ले, बच्चे की जिम्मेदारी ले, उस महिला की जिम्मेदारी ले, जहां तक भी कानून परमिशन देता है, उनके घर वालों को पता रहे ताकि बाद में कोई केस ना हो जाए या कोई क्राइम ना हो जाए। तो अब जब कानूनी जामा पहनाया जाने लगा है एक दूसरी तरीके से, तो अब मुझे बताइए, एक कथावाचक भगवान की बातें करें या इस तरह की टिप्पणियां करें। आस्था जी, मैं बोलूं जी, या और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बताइए। आस्था जी, देखिए, एक संत जो होता है ना, जो व्यासपीठ पर बैठता है, और जो सन्यासी है, जो साधु है, जिसने अपना जीवन समाज के लिए दिया है, दो परंपरा के संत हैं। एक तो वो लोग हैं जो कंदराओं में चले गए और अपनी तपस्या कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो समाज में रहे, जिन्होंने अपने परिवारों को छोड़ा और वो समाज में रहे, और उन्होंने समाज में रहने के बाद
सामाजिक सरोकारों के विषयों को उठाया। उन विषयों को उठाने में लगातार वो उन कुरीतियों की तरफ बात कर रहे हैं। देखिए, कानून, मैं अधिवक्ता हूं और मैं बहुत अच्छी तरह से ये बात जानती हूं कि भारत के दो वयस्क किसी भी अवस्था में, हमारे यहाँ तो जो परंपराएं नहीं थी उनको भी कानून ने संरक्षण दिया और उनको भी कहा कि आप साथ रह सकते हैं, चाहे लड़का लड़का हो और लड़की लड़की। लेकिन ये माना तो पशुवत ही जाएगा। इसको आप, अगर कानून इसको आपको ये राइट दे रहा है कि आप सम्मान पूर्वक रह सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को भुलाकर सिर्फ कानून की दुहाई देकर समाज में कुछ भी करेंगे। वकील साहब बहुत अच्छी बात कह रही थी कि तलाक के मामले रिड्यूस हुए। जब विवाह नाम की संस्था को इस तरीके से आघात करा जाएगा तो वकील साहब, मुझे लगता है कि विवाह के मामले रिड्यूस हो ही जाएंगे, क्योंकि विवाह जैसी संस्था से फिर लोगों का विश्वास उठने लगेगा और लोग नहीं चाहेंगे कि वो विवाह सिर्फ दो वयस्कों के बीच का संबंध नहीं है। विवाह जो है वो दोनों परिवारों के बीच का संबंध है, वो समाज के बीच का संबंध है। वहां आप लायबल होते हैं, आपकी एक जवाबदेही होती है। मैं ये नहीं कहती कि विवाह में हिंसा नहीं होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन उसके पीछे आपके परिवार खड़े होते हैं, आपका समाज आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है। लेकिन जब आप लिविंग रिलेशनशिप की बात करते हैं आस्था जी, तो लिविंग रिलेशनशिप में इतना सरल नहीं है जितना सरलीकरण करके इसका बता दिया गया कि कानून बन गया और राइट। वकील साहब जानती होंगी कि कितनी धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी तारीखें लगती हैं, तब जाकर कहीं सालों साल बाद न्याय मिल पाता है। और जो पुरुष, एक बहुत गंभीर बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी, ये बात आनी चाहिए। देखिए, जो पुरुष, आपको ये लगा कि कुछ समय बाद आप उस लिविंग रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप नहीं रहना चाहते और आपके संबंध बन गए, उससे एक बच्चा हुआ, वो पुरुष उस बच्चे की लायबिलिटी आखिर क्यों लेगा? डीएनए टेस्ट होगा, वो नकारेगा कि ये संतान मेरी नहीं है, एलिगेशंस होंगे, अपमान होगा, शोषण होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं, अगर हम इसको देखें तो अनिरुद्धाचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा, सनातन संस्कृति में पशुवत व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। देखिए, आपको लिव इन पसंद है या शादी पसंद है, ये व्यक्तिगत राय है, लेकिन जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो आपको दो बार सोचना पड़ेगा। अगर आप समाज की बात करते हैं तो मुझे आप ये बताइए, अभी आपने कहा कि शादियों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होती है, दहेज प्रताड़ना होती है, बहुत पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको शादी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन जब वो डिवोर्स करने के लिए निकलती है, तब आप ही के जैसे लोग जो समाज के ठेकेदार बनते हैं तो फिर उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। 498 ए के मैक्सिमम ऑफ केसेस, क्योंकि मैंने सिर्फ वकालत नहीं की है, मैं परिवार परामर्श केंद्र का भी हिस्सा रही हूँ, इसलिए मैडम आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम ऑफ केसेस 498 के फेक थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि किसी भी पुरुष की, किसी भी परिवार के सदस्य की तुरंत गिरफ्तारी रोक दी जाए, क्योंकि 498 ये भी मानना पड़ेगा कि कई सास ससुर की कोई भूमिका नहीं होती थी, वो खा रही हैं, बच्चे जो है मेंटल हैरेसमेंट का और उनकी जो वो अपने बेटे के लिए बहू लाए थे और बहू ने दहेज का मुकदमा दर्ज करके परिवार के अंदर उनका मेंटल डेवलपमेंट कटवाने शुरू करके नहीं आए थे, क्योंकि कानून उसे ये लिबर्टी देता था। ये कोई तरीका है क्या? आपकी बात मैं सुन गई थी ना, आपकी बात मैं सुन गई थी ना। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। अमीना जी, ठीक है अमीना जी। देखिए, मुद्दा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब सवाल ये उठता है कि कथावाचक जी को अगर सामाजिक सुधार का कार्य करना है और उनको कोई ऐसी भाषा, कथावाचक सामाजिक सुधार ही करते हैं। सुनिए, कथावाचकों का कार्य है समाज सुधार करना, कथावाचकों का भाषा पे संयम आज के युवा क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? अगर उन्हें सही ढंग से सभ्य भाषा के अंदर समझाया जाएगा तो शायद सही ढंग से समझ भी पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि उनकी जबानी फिसल जाती है और देखिए, कोई भी नसीहत दीजिए, कुछ भी कहिए, भाषा का ध्यान रखिए। नसीहत महिलाओं को दी जाती है समाज में, तो पुरुषों को भी दी जाए।
नियम महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, उम्मीद सारे मर्यादा की महिलाओं से की जाती है, तो पुरुषों पर भी वो उतनी लागू हो। और दूसरा, इस तरह की भाषा, मुंह मारी हुई, कुत्ता बिल्ली, या 25 साल की या बचपन में शादी कर दो, कतई स्वीकार्य नहीं है। आप जिस जगह पर बैठे हैं आपको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, देश से बाहर भी सुनते हैं, देश के अंदर भी सुनते हैं, पंडाल के अंदर भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं। इसीलिए भाषा का ध्यान रखना चाहिए और संयम और मर्यादा का ठेका सिर्फ महिलाओं के पास नहीं, पुरुषों के भी पास है। दोनों को बराबर नसीहत दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप की तुलना कुत्तों बिल्लियों से की और इससे पहले वो लड़कियों की उम्र और देवी देवताओं पर भी अटपटे तर्क कर चुके हैं। पूरे माहौल के बीच सवाल ये उठ रहा है कि उनकी अटपटी बात जिस पर विवाद छिड़ा है, अब आजादी का अधिकार वर्सेस संस्कृति वाला पाठ, ये क्या है? आप खुद सुनिए और खुद ही तय करिए। माँ बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।